नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम में। मुद्दा है यहाँ पर कपिल सिब्बल को लेकर। देखा जाए महाराष्ट्र की सियासत ठंडा होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि यहाँ पर एक के बाद एक बवाल देखने को मिल रहा है। अब सुबह ये जानकारी सामने आती है कि यहाँ पर शिवसेना भवन और देखा जाए यहाँ पर सामना मुखपत्र जो है वो भी अब कहीं ना कहीं शिंदे के नाम हो जाएगा या फिर शिंदे अपने नाम कर लेंगे और यहाँ पर उद्धव के हाथों से वो चीजें भी निकलती हुई नजर आएगी। यानी कि एक चीज ऐसी नहीं है जो उद्धव के पास रह जाए। अब उद्धव खाली हाथ होते नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर कपिल सिब्बल की बात की जाए तो कपिल सिब्बल हार नहीं मान रहे, लगातार एक के बाद एक दलीलें पेश कर रहे और यहाँ पर पूरे स्टैंड होके उद्धव के साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से सवाल कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं यहाँ पर कि क्यों किसी भी चीज में देरी हो रही है। पहले इतनी देरी हुई, उसके बाद अचानक से शाम को चुनाव आयोग का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट तब भी शांत था। अब याचिकाएं दायर की गई तो उसको लेकर भी यहाँ पर 2 दिन का समय दिया गया और फिर उसके बाद 2 हफ्ते कर दिए गए, उसके बाद हफ्ते भी 3 कर दिए गए, यानी कि लगातार समय बढ़ाया जा रहा है। तो क्या शिंदे के पक्ष में सारे फैसले आने हैं, ये भी सवाल लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। देखा जाए एक तरफ तो यहाँ पर कपिल सिब्बल ने साफ तौर पे डीआईवाई चंद्रचूड़ जो यहाँ पर जज है, सीजेआई है, उनको साफ तौर पे कहा कि आपको देखना चाहिए कि जो यहाँ पर विधायक है जिनकी अयोग्यता पर फैसला लेना है, अगर उन पर फैसला ले देते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शिंदे कमजोर होते नजर आएंगे, शिंदे की सरकार पर कहीं ना कहीं यहाँ पर मुश्किलें आ जाएगी। ये सारी बातें यहाँ पर कपिल सिब्बल ने रखी। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर शिवसेना का जो मुखपत्र है उसमें लिखा गया था कि कोई भी शिवसेना को अपने नाम नहीं कर सकता, चुनाव चिन्ह हमेशा से ठाकरे परिवार का रहेगा, लेकिन उसको नजरअंदाज किया गया। ये भी यहाँ पर दलीलें रखी। बात दलीलों की अगर करने बैठे तो तमाम तरीके की दलीलें हैं, समय बीत जाएगा, लेकिन शायद यहाँ पर कपिल सिब्बल द्वारा रखी गई दलीलें नहीं खत्म होंगी। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल पूरी तरीके से स्टैंड हो चुके हैं कि उद्धव को उद्धव का हक मिलना चाहिए। तो इन्हीं सारे मामलों पर सवालों के जवाब लेंगे कपिल से। कपिल भी हमारे साथ यहाँ पर है, तो ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं कपिल यहाँ पर कि कपिल सिब्बल लगातार कहीं ना कहीं यही सवाल उठा रहे हैं कि सारी चीजें पहले से लिखी हुई थी किताबों में, मुखपत्र में, उसके बावजूद भी उन सब चीजों का उल्लंघन करके यहाँ पर शिंदे के पक्ष में फैसला ले दिया गया। ऐसी कौन सी मजबूरी रही चुनाव आयोग की या फिर सुप्रीम कोर्ट की जो याचिकाओं को खारिज किया जा रहा है, समय बढ़ाया जा रहा है। देखिए, सिब्बल की अगर बात करी जाए, जिस तरीके से वो लगातार उद्धव ठाकरे के पक्ष में जो दलीलें हैं वो रखते हुए नजर आए हैं, और ये भी मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अगर किसी मामले को लेकर सुनवाई करता है तो ऐसा कम ही देखा जाता है कि पूरे मामले में दोबारा सुनवाई की जाए, यानी कि सिब्बल अपनी दलीलें रखें, जो शिंदे की वकील है वो अपनी दलीलें रखें। ऐसा होता नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा वक्त नहीं होता। चुनाव आयोग जो फैसला सुनाता है उसकी तरफ से एक कॉपी मिलती है, वो कॉपी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की जाती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसे पढ़ता है और ये देखता है कि वाकई में जो मामला है सुनने लायक है या नहीं है। तो जिस तरीके से हमने देखा कि बीते दिनों उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि भले ही सुनवाई की जाएगी, लेकिन ये भी देखना लाजमी होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतना वक्त है, क्या ये जो मामला है इतना अर्जेंसी वाला है, इतना जरूरी वाला है। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि फिलहाल ना तो कोई ऐसा बड़ा चुनाव होने वाला है। बीएमसी चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान अगर हो जाता तो शायद ये दलील दी जा सकती थी कि बड़ा चुनाव होना है और इस चुनाव में जीत हार कुछ भी हो सकती है। ऐसे में अहम माना जा सकता है शिवसेना पार्टी के ऊपर फैसला, लेकिन फिलहाल बीएमसी चुनाव भी मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की अगर बात करी जाए तो उसमें अभी अच्छा खासा समय है। तो इन्हीं तमाम जो चीजें हैं उन्हें दरकिनार रखते हुए, सोचते हुए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट समय जो है वो लगातार बढ़ा रहा है। हालांकि इसको लेकर उद्धव ठाकरे की तरफ से सवाल किए जा सकते हैं या फिर आरोप भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये कहना फिलहाल मुश्किल है जी। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो सारी चीजें, अब यहाँ पर शिवसेना भवन भी आ गया और यहाँ पर मुखपत्र की बात भी आ गई, जो सामना पत्र है जिस पर लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रकाशित होता रहता है और उसमें यहाँ पर उद्धव ठाकरे संपादक थे, यानी कि उसमें यहाँ पर हेड बने हुए थे। उसके बाद उन्होंने वो पद छोड़ दिया जब वो मुख्यमंत्री बने और ये पद उन्होंने अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे को दे दिया, लेकिन अब उसके बाद यहाँ पर फिर से उन्होंने इस पद को थाम लिया था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शिंदे की नजर इन चीजों पर भी है और शिंदे से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने ये बात कह दी कि नहीं, वो हम नहीं ले सकते, हमें नहीं चाहिए। और जबकि बात ये रही कि वो दोनों ही चीजें ट्रस्ट के अंदर आती है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर ट्रस्ट के अंदर आती है इसलिए शिंदे नहीं ले सकते वो चीज, या शिंदे यहाँ पर कहीं ना कहीं डर में है कि अगर ये सारी चीजें भी छीन ली उद्धव ठाकरे से तो फिर यहाँ पर उद्धव ठाकरे कुछ बड़ा बवाल मचा सकते हैं, क्योंकि उनके साथ भले यहाँ पर बड़े बड़े लोग या यहाँ पर उनके साथ ही ना हो, लेकिन जनता का पूरा समर्थन अभी भी उद्धव के साथ नजर आ रहा है।
देखिए, अगर शिंदे की बात करी जाए तो मुझे वाकई में नहीं लगता कि वो इस तरह की चीजों पर दावा करते हुए नजर आएंगे, और ऐसा इसीलिए क्योंकि शिवसेना पार्टी उन्होंने जानबूझ कर ली, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का जो अहंकार था वो तोड़ना चाहते थे। अगर उद्धव ठाकरे पहले ही नरम हो जाते, यानी कि जब बगावत हुई उसके बाद तमाम चीजें देखने को मिलती, तो शायद जो है वो एकनाथ शिंदे ये सोच सकते थे कि वो पार्टी को छोड़ दें, वो जो चुनाव चिन्ह है उस पर दावा ना करें। लेकिन उद्धव ठाकरे की नरमी कभी दिखाई नहीं दी, और इसी के चलते मुझे लगता है कि जो विवाद है वो लगातार बढ़ गया। जो विवाद था वो मुझे लगता है कि अहंकार का विवाद था, और उसी को तोड़ने के लिए उन्होंने 39 तमाम जो विधायक थे वो लिए अपने पहले समर्थन में, फिर कहीं ना कहीं ये फैसला किया कि वो अब बीजेपी में जाएंगे। तो एकनाथ शिंदे की अगर बात करी जाए तो वो सोची समझी साजिश के तहत जो है वो तमाम चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां तक साथ की बात है कि उनके पास क्या क्या जरूरी चीजें होनी चाहिए, शिवसेना पार्टी हो गई, चुनाव चिन्ह हो गया, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि मोदी शाह का समर्थन मिले, जो कि हमने देखा कि उन्होंने जिस तरीके से कहा कि अमित शाह मेरे साथ चट्टान की तरह खड़े थे, तो ये साफ तौर पर नजर आया। शुक्रिया कपिल यहाँ पर। अब चलिए आपको यहाँ पर कपिल सिब्बल की दलीलों के बारे में बताते हैं कि आखिरकार उन्होंने यहाँ पर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगे। कपिल सिब्बल कहते नजर आए कि मैं यहाँ इस मामले के लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं इसे जीत या हार सकता हूँ, मैं यहाँ उस चीज की सुरक्षा के लिए खड़ा हूँ जो हमारे दिल के बहुत करीब है, संस्थागत अखंडता, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि संवैधानिक प्रक्रिया जीवित रहे। यदि योर लीडरशिप इसे बरकरार रखते हैं तो 1950 के दशक से हमने जो कुछ भी बरकरार रखा है यह उसके अंत का संकेत होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के अध्यक्ष थे, किस हैसियत से थे। राज्यपाल ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। राज्यपाल द्वारा विभाजन को मान्यता दी जो 10वीं अनुसूची के तहत वैध आधार नहीं है। यह एक ऐसा चरण नहीं है जब सरकार चुनी जा रही हो, यह एक ऐसा चरण है जब चुनी हुई सरकार चल रही होती है। साथ ही कहते नजर आए कि चुनी हुई सरकार बनने के बाद कोई विवेकाधिकार अधिकार नहीं है। यदि अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सरकार गिरती है, तो राज्यपाल के पास विशेषाधिकार होता है। अब लेकिन एक राज्यपाल अपने कार्य से सरकार को नहीं गिरा सकता। जब एकनाथ शिंदे और भाजपा ने राज्यपाल से संपर्क किया और राज्यपाल ने हमें विश्वास मत के लिए कहा, तो उन्होंने हमसे किस आधार पर पूछा। उन्होंने स्पष्ट रूप से 39 को पहचान लिया, अन्यथा उन्होंने हमसे विश्वास मत के लिए यह नहीं कहा होता। अतः यहाँ पर तथ्य इतने स्पष्ट है कि वे कर सकते हैं, यह अभी तक एक और व्याख्या का विषय नहीं है। अब सीजीआई चंद्रचूड़ से उन्होंने पूछा कि एक बार जब कोई व्यक्ति अयोग्य होता है तो अनुच्छेद 9193 के तहत परिणाम यह होता है कि उसकी सीट खाली हो जाती है। इसलिए मान लीजिए कि विधायकों का एक समूह अयोग्यता का शिकार हो गया है, अयोग्यता की सीमा तक सदन की शक्ति गिर जाती है, इस मामले में बहुमत की आवश्यकता होती है। तो क्या ऐसे मामले में राज्यपाल का ये कहना न्यायोचित होगा कि मुझे अब भी विश्वास मत चाहिए? सिब्बल ने तर्क दिया है कि ऐसे परिदृश्य में राज्यपाल को विश्वास मत हासिल करने के लिए नहीं बल्कि सदन के लोगों को राज्यपाल से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि सदन के नेता ने बहुमत खो दिया है जब कोई उनसे संपर्क करता है। साथ ही सुझाव देते हुए कहा कि विपक्ष और दल बदलू विधायक दोनों राज्यपाल से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन सिब्बल ने ये कहते हुए सहमति जताई कि वैसा नहीं कर सकते। साथ ही साथ यहाँ पर राज्यपाल अयोग्यता के घने जंगल में प्रवेश नहीं कर सकते। राज्यपाल उन लोगों की रक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकते जिन्होंने अयोग्यता का प्रकोप दिखाया है। सिब्बल आगे कहते कि चलो उन क्षेत्रों में नहीं चलते जिन पर हमें चलने के लिए नहीं कहा जाता। इस तरीके से अपनी बातें, अपनी दलीलें रखते नजर आए। लेकिन अब आपका क्या कहना है, क्या इन दलीलों का कोई फायदा हो पाएगा? इस पर राय जरूर दें और बाकी से खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।